गोपाल जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी सुष्मिता जी सिलाइयाँ बुन रही थीं। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी, आप ये कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। ये देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा, दिखाओ तो पढ़कर देखें। अपनी किताब को एक तरफ रखते हुए गोपाल जी ने कहा तो गोलू ने उनके हाथ में एक कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही गोपाल जी बोले, ये कैसी पुस्तकें पढ़ते हो तुम गोलू? कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, इसमें तो सब मारधाड़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी, ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में। नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए गोलू अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर बाहर भाग गया। गोपाल जी बड़ी हैरानी से गोलू की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस तथाकथित मॉडर्न ज़माने में अप्रासंगिक हो चुके हैं। सुष्मिता जी, जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा ज़माना जा चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक गोपाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा अजय उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। गोपाल जी, जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो अजय उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। गोपाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर अजय ने जवाब दिया, पिताजी, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से गोपाल जी को लगने लगा था कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी गोपाल लाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए, बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। गोपाल जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही गोपाल जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और गोपाल जी की नाराज़गी को देखकर सुष्मिता जी बोली, ठीक है, यदि आपको यह चीज़ें पसंद नहीं हैं तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। गोपाल बना दिया है। और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख बहू आकर तुरंत बोली, आप ये क्या कर रही है? नाश्ता तो मैंने मक्खन लगाकर परोस दिए, घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए, आप ये सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे गोपाल जी के दिल में तीर सी चुभी और सुष्मिता जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई घर से बाहर आ गई। सुष्मिता जी गोपाल लाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो सुष्मिता, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो गोपाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपने साथ काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। गोपाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब गोपाल जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा अजय उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देख चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ? कहते हुए उसने हैरानी जताई तो गोपाल जी बोले, हाँ बेटा,
बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। गोपाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर अजय ने नई मशीनें लगवा ली थीं। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। गोपाल जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में अजय में टोक दिया, पिताजी, ये अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर गोपाल जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय अजय यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ, बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर जड़वत रह गए। सुष्मिता जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए अजय अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए दोनों गोपाल जी और सुष्मिता जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुष्मिता जी ने गोपाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज सुष्मिता जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थीं, तो सोचा जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जियां ले आईं। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभाल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब सुष्मिता जी घर वापस नहीं आई तो गोपाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले वर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि सुष्मिता जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गोपाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन सीमा और बेटी कोमल ने उन्हें संभाला, लेकिन सुष्मिता जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक सुष्मिता जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन गोपाल जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों बाद उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली सुष्मिता जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुप करके खा ली। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। गोपाल जी ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर अजय और उसकी पत्नी हैरान हो गए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए सीमा को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी परिवार है। बहू कहने लगी तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान गोपाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। सीमा जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बना कर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय भी पूरा ध्यान रखती थी, और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो गोपाल जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज़ मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था।
उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बिठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर अजय भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थीं, तो अजय अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रोब जमा कर रखती है बुआ जी, और फिर कितने महंगाई का ज़माना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फ़र्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है, और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई ख़ास जिम्मेदारियाँ भी नहीं थीं। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप कोमल को बुलाए रहते हैं घर पर। अजय गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने गोपाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ ना बोल सके, लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी, और अपनी बहन को अपमानित होते वह नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित गोपाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। सुष्मिता, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे बहू को। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भर्राए गले से गोपाल जी बोले। बहन के जाने के बाद गोपाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। वे अनमने से रहने लगे। जब तक उनकी बहन सीमा उनके घर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण गोपाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी, तो गोपाल लाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी गोपाल जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं खत्म होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूँगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारी गोपाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज़ का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था, तो किसी और से क्या गिला करते? सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से? ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो सुष्मिता, हमारे प्यार और त्याग की ये कीमत लगाई हमारे बेटे ने। कहते हुए गोपाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र कैलाश से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर गोपाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में गोपाल जी अपने घर की परेशानियों को भूल ही गए थे, लेकिन जब मित्र ने गोपाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा, तो गोपाल लाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर गोपाल जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थीं, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी, और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया,
पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। कैलाश जी व्यावहारिक बुद्धि के स्वामी थे। गोपाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, गोपाल, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी कोमल भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आ गई। गोपाल जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर कोमल बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की, तो अपने घर ही ले जाओ उन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर गोपाल जी हैरान ही रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस, बहुत हुआ। सहसा गोपाल जी के मुंह से ये 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है, और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बे, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थीं कि अजय के घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में रोब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा, उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज कोमल आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो, वह घर आज भी मेरे नाम है, और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो, उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता, और आज भी इतनी हिम्मत मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूँ। बेटा, मैं बूढ़ा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन आत्मस्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ, और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वो फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रोब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचा किए सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला, और अजय बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज गोपाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।